हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई भारत के संविधान की, तो ब्रिटेन की किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई और उन धीरे धीरे उन्होंने युद्ध जीतते हुए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतते हुए दीवानी के रूप में राजनीतिक सत्ता प्राप्त की ओर चली। और एक समय ऐसा है कि पूर्ण व्यापारिक कंपनी से होते हुए वो राजनीतिक सत्ता चलाने वाली कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। तो हम लोग 1773 का एक्ट देखे, 1781 का सेटलमेंट एक्ट देखा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, 1813 का चार्टर एक्ट देखा और 1833 का चार्टर एक्ट देखा। सब में हमने पाया कि किस तरीके से व्यापारिक कंपनी का एकाधिकार रहा है और इस व्यापारिक कंपनी के एकाधिकार की वजह से वहाँ के जो कंपनी के कर्मचारी रहे उन्होंने कैसे पैसा कमाया और उस पैसे का जब वो ब्रिटेन में गए और उनके जीवन शैली को देख के ब्रिटेन की जनता और ब्रिटेन की संसद में एक बहस उठी। जैसा कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना था, वो जब रिटायर्ड होके गया ब्रिटेन में, तो उसके ऊपर बताया जाता है कि संसद में महाभियोग तक चलाया गया कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो एक दिखाया गया कि ये सारी चीज़ें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के अकॉर्डिंग हुई और कंपनी के इस व्यापारिक एकाधिकार की अपोज में, विरोध में, संसद चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है ब्रिटेन, तो बहुत सारे आंदोलन भी हुए। आंदोलन से मतलब विरोध हुए विपक्षियों के द्वारा और ये समझ में आया कि नहीं ब्रिटेन भी यानी क्राउन जो है वो कंपनी को नियंत्रित करे। इसी परिप्रेक्ष्य में नियम बनने लगे और एक्ट बनने लगे। उसका एक नतीजा रहा कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से शुरू हुआ और धीरे धीरे आप देखेंगे एक तरफ तो ब्रिटेन की स्थिति बन रही थी, ब्रिटेन ने अपनी मुक्त व्यापार नीति को हटा के राजनीतिक सत्ता के रूप में लड़ा था, और दूसरी ओर वहीं आप देखेंगे कि भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट का शुरुआत लगभग 1757 के बाद हो चुकी थी। तो 1757 के बाद जो भारतीय विरोध का था वो भी एक अपने दौर में था। तो यहाँ दो डायमेंशन देखना पड़ेगा, एक भारत का अंग्रेजों में विरोध, उसका भी प्रभाव आपको देखेंगे कि जब ये एक्ट बनता है तो 1853 के एक्ट से शुरू हो जाता है कैसे कैसे देखने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1853 एक्ट में क्या हुआ था। हम लोगों ने 1833 के एक्ट में देखा था कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो 1773 में आया था, 1833 के एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है पहला भारत का गवर्नर जनरल हो चुका था। अब कुल मिला के भारत एक हिसाब से यूनिफाइड यानी एक एकीकरण की स्थिति में वो आ गया था, यानी अब स्टेट वाइज नहीं बल्कि कंपनी पूरी भारत को होल्ड करने की स्थिति में थी। और इसीलिए जब अब आंदोलन भी स्पेसिफिक अंग्रेजों के किसी राज्य के खिलाफ नहीं हो रहा था, बल्कि अब आप देखिए तो वो जो है पूरे भारत के खिलाफ हो रहा था। तो 1853 के एक्ट का जो पहली चीज़ स्थिति बनी वो ये हुआ कि सबसे पहले प्रशासनिक और विधायी परिषद का अलगाव कर दिया गया। अभी तक क्या था, अभी तक ये होता था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसको इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकार हुआ करता था, ये गवर्नर जनरल की परिषद गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी वो प्रशासनिक कार्य करती थी, यानी कि कार्यकारी आदेश निकालती थी। अब क्या हो गया कि और वही कानून भी बनाती थी। अब क्या होगा कि इसकी और विधायी परिषद दोनों में अलगाव अलग अलग कर दिया गया। किस रूप में अलग अलग किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी परिषद के रूप में एक अलग से विधायी परिषद बनाई गई और उस विधायी परिषद में 6 से लेके 12 मेंबर की नियुक्ति होनी थी। यानी कि ये गवर्नर जनरल परिषद जो पहले क्या हमने आपको बताया था कि 1773 में 4 थे, 1784 में 4 - 1 = 3 हुए और 1833 में फिर 3 + 1 = 4 हो गए। तो ये जो 4 आए, ये 4
का परामर्श कार्यकारी के रूप में हुआ करता था। लेकिन जब विधायी कार्य करना होता था तो इसके साथ 6 से 12 जो अलग मेंबर होते थे वो ऐड हो जाते थे। तो यानी कि जब भी गवर्नर जनरल परिषद कोई विधायी निर्माण करता या कानून बनाने का कार्य करता तो ये परिषद एक विधायी परिषद के रूप में कार्य करती, जिसमें 6 से 12 मेंबर जितने भी नियुक्त की जाती थी वो भी जुड़ जाते थे। और जब कार्यकारी परिषद की कार्य, जब कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी के रूप में कार्य, प्रशासनिक कार्य करता था तो ये हट जाता था और ये केवल 4 परिषद का कार्य करता था। इस बार इस तरीके से पहली बार जो 1853 के एक्ट में, पहली बार 1853 के एक्ट में प्रशासनिक और विधायी परिषद के कार्यों का, यानी विधायी कार्यों का, विधायी परिषद के कार्यों या विधायी कार्यों का अलगाव किया गया। ये चीज़ आप जानिए। दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि ये जो BOD हमने आपको बताया था, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो हमने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1773 के एक्ट के समय में हमने आपको बताया था कि कितने हुआ करते थे, 24 मेंबर हुआ करते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1773 के एक्ट में 24 मेंबर हुआ करते थे, 1853 के एक्ट में इसमें घटाकर 1853 में क्या होगा, घटा के 18 कर दे, यानी 6 मेंबर को इन्होंने घटा दिया गया। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर से घटा के 18 मेंबर कर दिया गया था। इस तरीके से दूसरा बदलाव क्या किया गया, पहला प्रशासनिक और विधायी कार्य। अब आप देखिए इसका भी एक संबंध है, इसका संबंध आप इस रूप में कह सकते हैं कि यहाँ से 6 मेंबर को हटाया तो वहाँ जो विधायी कार्यों के लिए विधायी परिषद के रूप में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति के रूप में हो रही थी। तो आप देखिए कि यहाँ से इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कम किया और विधायी परिषद को अलग। तो सवाल यहाँ एक बनता है कि किस, इंपॉर्टेंट मेनली ये है कि किस एक्ट के अंतर्गत पहली बार प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया। तो पहली बार प्रशासनिक और विधायी कार्यों का जो अलगाव होता है वो 1853 के एक्ट से माना जाता है। इसके अलावा इसी की वजह से ये भी मान लिया जाता है कि 1853 के एक्ट, इसी की वजह से मान लिया जाता है कि 1853 की एक्ट से पहली बार संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। क्योंकि संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी होती है, उसकी पहली जो स्टेप होता है, उसका पहला जो प्रभाव होता है वही ये होता है कि किस तरीके से संसद और कार्यपालिका यानी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में अलगाव हो। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों के बीच में अलगाव होता है। और उसमें ये भी होता है कि जो कार्यकारी परिषद का मेंबर होता है वो विधायी पालिका का मेंबर होता है। तो इसी तरीके देखिए कि जो गवर्नर जनरल का कार्यकारी सदस्य था वो विधान परिषद का मेंबर होता है, लेकिन सभी विधान परिषद के मेंबर जो है कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जब ये विधायिका, जब विधान निर्माण का काम होता है तो ये और ये दोनों होते हैं। एक बहुत सिंपल सा हम आपको उदाहरण देके बता दें आज के हैं, जैसे आज का भारत का संसद है, कार्यपालिका किसको मानते हैं, जो मंत्रिमंडल हैं। तो जब संसद कानून बनाती है तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो मंत्री हैं वो भी शामिल होते हैं, इसके अलावा अन्य संसद सदस्य भी शामिल होते हैं। तो ये हो गई विधि निर्माण के समय में, ठीक है। और जब कार्यपालिका का कार्य करना होता है तो संसद के अन्य सदस्य हट जाते हैं और केवल आपको मंत्रिमंडल के सदस्य यानी कि कार्यकारी प्रशासनिक कार्य करने वाले मंत्री का समूह काम करता है। तो मुझे लगता है कि अब ये बातें क्लियर हो गई किस तरीके से संसदीय प्रणाली की शुरुआत यहाँ से मान ली जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता हो गई कि पहली बार भारत में ओपन, खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सर्विसेज की खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सर्विसेज की परीक्षा संपन्न कराने की बात की गई। यानी कि आज जो हम सिविल सर्विसेज में, आज जो हम आईएएस में या पीसीएस में ये जो बात करते हैं कि परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की बात की गई, तो वो सबसे पहले 1853 का ही वो एक्ट था जिसमें ओपन
कंपटीशन के आधार पर सिविल सर्विसेज की परीक्षा की बात की गई थी कि अब जो सिविल सर्वेंट होंगे वो ओपन परीक्षा के आधार पे इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये बेसिकली 3, अब आप समझिए 1853 का एक्ट धीरे 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 अकॉर्डिंग टू भारत की जनता के प्रति आ रही। और आप समझिए कि ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि आप देखेंगे 1843 से ही 1843 1851 में बहुत सारी जो भारत की संस्थाएं थी वो इवॉल्व कर रही थी। इन सारी की वजह से देखिए एक थोड़ा सा इस पर प्रभाव पड़ता है। आगे आइए देखते हैं 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट में क्या है? इस समय तक स्थिति बड़ी, अब ये 1858 का एक्ट पूरी की पूरी भारत के संवैधानिक विकास या भारत के जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास की बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट का वजह ये है कि जब इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था 1858 के एक्ट से जस्ट पहले। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल के रूप में, भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जब वो रिटायर्ड होता है और जब वो जाता है 10 साल के बाद, तो कहता है कि मैंने भारत को इस रूप में बांध दिया है या ब्रिटेन की सत्ता इस रूप में हमने खड़ी कर दी है कि अब दशकों तक भारत में विद्रोह की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन आप सोचिए कि वो जाता नहीं है कि 2 साल भी नहीं बीतते हैं, 1 साल के अंदर 1857 की क्रांति पूरी तरीके से बिगल फूंक देती है। उसने अवध को मिला लिया, डलहौजी ने अवध को लैप्स किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यवगत सिद्धांत के द्वारा, सतारा को मिला लिया, अवध को मिला लिया, हैदराबाद को मिला लिया, तो बहुत सारे स्टेट्स को उसने मिला लिया था। और अपनी पूरी, इसके अलावा उसने पूरा संचार की व्यवस्था, रेल को चला दी थी, PWD बना दिया था। तो उसने कहा कि जो कंट्रोलिंग पावर है पूरी की पूरी अंग्रेजों की हमने क्या किया है, भारतीयों पर स्थापित कर दिया है। और अब भारतीय दशकों तक इसमें भारत में विद्रोह नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए कि जाने का साल भर भी नहीं बीता और पूरा भारत में 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ जिसकी आप मंशा भी, मतलब वो सोच भी नहीं सकता था ब्रिटेन। और आया, वो गए, उसकी जगह पे आए थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने किसी तरीके से भारत 1857 के विद्रोह को दबाया। उसकी एक अलग ही स्टोरी है, व्यापक स्टोरी है, बड़ी कहानी है जो इतिहास में पढ़ाया जाएगा आपको और इतिहास में उसके बारे में बताया जाएगा, वहाँ से भी सवाल आते हैं। लेकिन हम आपको संवैधानिक विकास की ओर लेना चाह रहे हैं कि इतने बड़े विद्रोह के बाद जब विद्रोह को शांत किया गया तो पहली बार ये माना गया कि ब्रिटेन का भारत में शासन करने के लिए अब भारत की जनता को भी ब्रिटेन के साथ लेके आना पड़ेगा। अब भारतीय जनता को अगर ब्रिटिशर महत्व नहीं देंगे या उसके एक बड़े वर्ग को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो भारत पे शासन करना इतना आसान नहीं रहेगा। इसी पृष्ठभूमि में कि 1857 जैसे अगला विरोध ना हो, भारत के मन में भारतीय जनता को यह स्थापित हो जाए कि ब्रिटिशर शासन भारतीयों के हित के लिए है, यह नैतिक बात को स्थापित हो जाए, जिससे चिरंतन निरंतर कॉन्टिन्यू वे में ब्रिटेन की सत्ता चलती रहे, नए एक्टों के माध्यम से प्रयोग होते रहे। और इस संदर्भ में पहला एक्ट जो आया वो था 1858 का। अब आप देखिए 1858 का पहला की विशेषता क्या क्या रही है। पहली विशेषता ये रही कि अभी तक जो राजनीतिक सत्ता, भारत की जो राजनीतिक सत्ता थी, भारत की राजनीतिक सत्ता कंपनी से, कंपनी कहने का मतलब मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर क्राउन के पास हो गई। कंपनी से ट्रांसफर होकर क्राउन मतलब वहां का राजा या रानी, यानी कि ब्रिटेन का शासक। यानी अब कंपनी भारत की मालिक नहीं हो गई। भारत द्वारा विजित किए गए क्षेत्रों का जो अधिकार जो कंपनी का था वो ट्रांसफ़र हो गया, या ट्रांसफ़र किया, उसको ले लिया गया कंपनी के माध्यम से, हस्तगत कर लिया गया। तो पहली चीज़, तो अब जब कंपनी से क्राउन पे ये चली गई तो इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि कंपनी का जो सर्वे सर्वा कौन होता था, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय टर्म यूज किया गया।
यानी कि हमने आपको क्या बताया कि 1800, यहाँ देखिए 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि वारेन हेस्टिंग्स था, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, जो कि विलियम बेंटिंग थे, और 1858 के एक्ट में भारत का वायसराय, ये आ गए लॉर्ड कैनिंग। अब आप देखिए सवाल यहाँ ये में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन इन दोनों में आता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। हालांकि अब इसमें आप अंतर समझिए, ये गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था। तो जब गवर्नर जनरल, भारत में उस समय दो तरीके के अवदेश हो गए थे, दो तरीके का क्षेत्र हो गया था भारत में। कैसा दो तरीके का क्षेत्र हो गया था? एक क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन, जो कंपनी की शासित थी, जिस पे कंपनी का पूरा सत्ता चलता था, और दूसरा क्षेत्र क्या था? ये मान लीजिए भारत है पूरा, तो टू टाइप के हो गए थे, और दूसरा देसी रियासत। तो जब गवर्नर जनरल कंपनी शासित क्षेत्र में कानून बनाता था या कानून को क्रियान्वित करता था, तो एज ए गवर्नर जनरल कहा गया जाता था। और जब देसी रियासत मतलब राजाओं, यानी राजाओं से बातचीत करता था, तो बातचीत राजाओं से वो कैसे करता था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन बातचीत करता था, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में जब वो कार्य करता था, तो उसको वायसराय कहा जाता था। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही व्यक्ति, जैसे हमको दो भूमिका दे दी गई हो, पहली भूमिका एज ए जो हमारा क्षेत्र है हमारे शासन में उसकी शासन करें, तो हम ही एज ए गवर्नर कहलाते थे, और दूसरी चीज़ें कि जब हम देसी रियासतों से बात करते थे जो है, तो फिर हम ही वायसराय कहलाते थे। तो ये आपको हो गई कि पहला जो भारत की जो राजनीतिक सत्ता थी वो कंपनी से हस्तगत क्राउन को हो गई। दूसरा वायसराय का पद सृजन, वायसराय का पद आया, और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरी स्थिति या ये देखते हैं, अब ये तो वायसराय जो था वो भारत में था ना, ये भाई भारत का में करता था, और क्राउन कहाँ रहता था? ब्रिटेन में। तो वायसराय पे क्राउन का नियंत्रण कैसे हो? यानी इस पे नियंत्रण के लिए अब ये आके आ जाता है आपके पास भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, क्रिएट किया गया। यानी कि अब जो है इंडियन सेक्रेटरी नाम का एक सचिव पद का, और ये जो भारत सचिव था, जैसे एक विभाग, एक मंत्री होता है, होम सेक्रेटरी हो गई, यानी मतलब विदेश मंत्री हो गया, या गृह मंत्री हो गया, या कानून मंत्री हो गया, उसी तरीके से ब्रिटेन की संसद ने अपने मंत्रिमंडल में एक नया मंत्री का पद सृजन किया गया, जिसका नाम भारत सचिव था, या इसी को भारत मंत्री किया गया।
यानी कि ब्रिटेन में गवर्नर जनरल पे नियंत्रण करने, यानी कि चूंकि राजनीतिक सत्ता अब क्राउन के पास आ गई, क्राउन संसद के प्रति उत्तरदायी था, तो वो एक भारत मंत्री या भारत सचिव का पद क्रिएट करता है और ये भारत सचिव के माध्यम से वायसराय पे नियंत्रण करता है। और इस तरीके से भारत की जो नियम कानून सत्ता, जो भारत का राजनीतिक स्थिति सत्ता था, वो क्राउन के हाथों में चलने लगा। अब भारत मंत्री कैसे कार्य करता था? भारत मंत्री के या भारत सचिव के कार्यों में हेल्प के लिए भारत परिषद का सृजन किया गया। भारत परिषद मतलब उसकी एक कमेटी। इस भारत परिषद में लगभग 15 सदस्य थे और इन 15 सदस्यों को यह कहा गया था कि वही होंगे जो 10 वर्ष तक भारत में सेवा की हों, भारत में सेवा की हों, कंपनी में बड़े अधिकारी के रूप में सेवा की हो। और इसमें से कितने सदस्य? आधे सदस्य, यानी 15 है तो लगभग 7 से 8 सदस्य जो है 10 वर्ष तक भारत में सेवा की हो, वो इनका रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1858 एक्ट में राजनीतिक सत्ता कंपनी क्राउन हो गई, क्योंकि कंपनी के प्रति विद्रोह हो गया। तो अब ये कहा गया कि नहीं, भारत की जनता भी ब्रिटिश जनता के रूप में आएगी। उसको किया गया नियंत्रण के लिए, भारत में नियंत्रण के लिए वायसराय की बात की गई। वायसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग हुआ। इस पे कैसे शासन के लिए तो एक भारत सचिव नामक नया पद क्रिएट किया गया, जिसे भारत मंत्री भी कहा गया था। और इसके कार्यों को में हेल्प करने के लिए एक भारत परिषद का सृजन किया गया, जो 15 सदस्यीय रहा है। और इस 15 सदस्यीय भारत परिषद के सदस्य का लगभग आधा सदस्य 10 वर्ष तक भारत की सेवा में होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट था, वो ये है कि नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट, भारत की नैतिक एंड आर्थिक प्रगति की ब्रिटेन में जानी थी, ब्रिटेन को देता, यानी कि हर साल यानी समय समय पे भारत की क्या नैतिक प्रोग्रेस है और क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इसकी रिपोर्ट गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत सचिव और भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटेन की संसद के द्वारा क्राउन तक पहुंचती। यानी कि क्या हो गया, नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट भारत में दिया जाना था। चलिए, अब मुझे लगता है कि 1858 तक का आप समझ में आ गया होगा कि कैसे सिस्टम में इवॉल्व होता है। आगे देखते हैं। अठारह ये यहाँ से बड़ा दिलचस्प मामला शुरू होगा। दिलचस्प मामला ये शुरू होगा कि ये तो सिंपल सी बात हुई कि किस किस तरीके से हम आने वाले समय में एक स्वरूप कंपनी से पूरी हस्तांतरण 1858 में किसको हो गई, ब्रिटेन की संसद को हो गई, यानी ब्रिटिश में हो गया। 1861 में कैसे भारतीयों के अकॉर्डिंग की जाए, कैसे शासन किया जाए, इन सारी चीज़ों की शुरुआत की गई। तो 1861 की जो पहली सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ से मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत होती है। यानी कि पोर्टफोलियो अब आप सोचिए कि जो आज हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय भारत में इनको मिल गया, या वित्त मंत्रालय इनको मिल गया, या कानून लॉ मिनिस्ट्री इनको मिल गई, या क्या कहते हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री इनको मिल गया। तो ये जो पोर्टफोलियो था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग, यानी विभागों का सृजन, पोर्टफोलियो का सृजन भारत में सबसे पहले 1861 की एक्ट आया। तो मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से भारत के संविधान में आगे जो डेवलपमेंट होते हैं उसके बीच कहीं ना कहीं ये मिलते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जब सवाल ये आए कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत, संसदीय प्रणाली
तो ये होता है आपका 1853। क्यों? क्योंकि वहाँ विधायिका और कार्यपालिका का अलगाव हो गया कार्यों का, विधान परिषद अलग और कार्यपालिका, लेकिन दोनों एक होते हुए भी अलग अलग स्तर पे कार्य करते थे। लेकिन पोर्टफोलियो यानी मंत्रिमंडल या विभागीय प्रणाली की शुरुआत ये हो गई 1861 के अधिनियम से। तो ये मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी कि पहली बार मंत्रिमंडलीय या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 में। दूसरा क्या किया गया? जो इनकी सदस्य संख्या थी, जो गवर्नर जनरल की सदस्य संख्या थी वो 4 + 1 और 5 कर दी गई। हमने आपको बताया था कि 1773 में 4, 1784 में 4 - 1 = 3, 1833 में 3 + 1 = 4 और 1861 में 4 + 1 = 5। ठीक, तो ये चीज़ गवर्नर जनरल की सदस्य संख्या यानी गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या ये कर दी गई। अब आइए, इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा हुआ कि पहली बार जो कानूनी स्तर पे यानी विधिक एक्ट के स्तर पे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। कैसे विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई? अभी तक 1858 के एक्ट तक क्या होता था कि सारे के सारे शासन, जो सारे के सारे नियम बनते थे, सारे के सारे कानून बनते थे, वो कहाँ बनते थे? गवर्नर जनरल बनाता था, गवर्नर जनरल का परिषद बनाता था, यानी सेंट्रल लेवल पे होता था। कुछ था ही नहीं, सिर्फ जो भारत की प्रेसिडेंसी थे, गवर्नर जनरल हुआ था या वाइसराय था, उसके द्वारा कानून बनता था और पूरा का पूरा भारत में लागू किया जाता था। पहली बार 1861 एक्ट में 1861 एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से देख रहे हैं, अब तक क्या था? सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था कि सब भारत के स्तर पे गवर्नर जनरल ही बनाता था या वायसराय ही बनाता था। 1861 में पहली बार जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा एक और बड़ी ताकत दी गई, वो ये थी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने का अधिकार दिया गया। समझ रहे हैं आप? जो आज भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश निकालने का पावर है कि जब संसद सत्र में ना चल रहा हो तो और उनको लगता है कि ऐसे कोई लोक महत्व का विषय हो गया जिस पे कानून बनाना उचित हो, तो अध्यादेश निकालते हैं और इसको 6 माह तक इसकी वैलिड होती है। 6 महीने के अंदर उसको संसद के द्वारा स्वीकृति यानी पारित कराना होता है। तो ये जो अध्यादेश की शक्ति है, ये पहली बार गवर्नर जनरल को कब 1861 के माध्यम से निकालने को मिला था। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये जो संविधान को समझने के लिए संवैधानिक विकास को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो गवर्नर जनरल को इसके अलावा गवर्नर जनरल को एक चीज़ और मिला, वो है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार कैसा? विशेषाधिकार की कोई दीवानी मुकदमा नहीं चलेगा, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा, उसको न्यायालय में बुलाया नहीं जा सकता, उसके खिलाफ सम्मन नहीं जारी कर सकता। जो आज राष्ट्रपति और राज्य को विशेषाधिकार है, उस राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हो गई थी? गवर्नर जनरल के रूप में 1861 के एक्ट के माध्यम से। अब आप देखिए,
कि किस तरीके से, अब आप देखिए किस तरीके से कंपनी के शासन से ब्रिटेन की शासन, और ब्रिटेन की शासन के आने के बाद किस तरीके से धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन की ओर बढ़ा। यद्यपि अभी डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है, अभी पूरी की पूरी सत्ता अंग्रेजों के खिलाफ के अकॉर्डिंग ही है, ब्रिटेन ही शासित कर रहा है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा है वो किस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ओर, संसदीय लोकतंत्र को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डाइवर्ट हो रहा है। अगला एक्ट आपका आता है 1892 का। 1892 के एक्ट में आप देखिए अब क्या हो रहा है। हमने आपको बता दिया कि संसद यहाँ से केंद्र, अभी बम्बई और प्रांतीय क्या कहते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार अलग हो गया। इसका मतलब यहाँ दो प्रकार के विधान परिषद हो गए, एक केंद्रीय विधान परिषद जो केंद्र पूरे भारत के लिए कानून बनाता, और दूसरा प्रांतीय विधान परिषद। जैसे मान लीजिए बॉम्बे और मद्रास। अब तो भाई बॉम्बे को मुंबई और मद्रास को चेन्नई कह दिया गया, लेकिन उस समय यही नाम था। तो अब ये जो था इनका विस्तार किया गया। विस्तार का मतलब सदस्य संख्या बढ़ाई गई, सदस्य संख्या वृद्धि, मतलब इसका विस्तार किया गया। तो पहला काम क्या किया गया कि 1892 के एक्ट में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा क्या किया गया कि अब जो सदस्य होते थे प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद के, उनको राजस्व व्यय तथा बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। प्रश्न पूछने का राइट था, लेकिन याद रहे पूरक प्रश्न अभी ये नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न ये नहीं पूछ सकते थे, प्रस्ताव अभी ये नहीं ला सकते थे। कुल मिला के अब आप क्या देखेंगे कि किस तरीके से भारतीयों को भी, और एक चीज़ और आपको बताऊं कि यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की जाने लगी थी। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाने। गैर सरकारी सदस्यों का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी यानी ब्रिटेन के शासन में सत्ता में भागीदार न रहो, यानी कि ब्रिटेन के जो यहाँ गवर्नर जनरल का परिषद में भाग न रहो, अलग से लोगों की नियुक्ति। इस संदर्भ में एक देखना कि पहली बार जो लोक प्रतिनिधित्व आया 1861 में, लोक प्रतिनिधित्व का ही सिद्धांत आया था। लोक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मतलब कि गवर्नर जनरल दो लोगों को मनोनीत करता विधान परिषद में, ठीक, 2 लोगों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता। लेकिन 1861 में ये जो लोक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, इसका और विस्तार हुआ, और विस्तार करके क्या कहा गया 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकृति दी गई। तो 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकृति दी गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकृति का मतलब क्या हो गया कि अब इन जो विधान परिषद के सदस्य में थे, इनमें जैसे जो उस समय नगर पालिका, जमींदार एसोसिएशन, इन सब के द्वारा जो है इसमें नियुक्ति करने की बात की जाने लगी। और एक चीज़ ये ध्यान रखा कि ये जो 1892 का एक्ट है, ये चार्ल्स ब्रैडला के प्रस्ताव से आया। ये चार्ल्स ब्रैडला के प्रस्ताव था जो कांग्रेस में, याद रखिएगा कि 1885 में कांग्रेस आ चुकी थी,
कांग्रेस की मांग भारतीयों के प्रतिनिधित्व को ले गई थी कि किस भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों, चाहे फिरोज शाह मेहता हों, इन लोगों का जो ये उद्देश्य, चाहे दादा भाई नौरोजी, इन लोगों का उद्देश्य था कि किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता में इनका जो है विस्तार किया जाए। और इन्हीं के प्रभाव में धीरे धीरे, मैंने कहा नहीं कि अब जो भारतीयों के अंदर जो चेतना आ गई थी, भारतीय जो यूनाइट हो रहे थे, उन सब का एक मिला जुला प्रस्ताव ये आ रहा था कि उसका भी प्रभाव इनके द्वारा समय समय पे बनाए जाने वाले एक्ट पे दिखता है। और ये जो गैर सरकारी सदस्यों का नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व के बाद जो गैर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति की गई थी, वो कहीं नहीं कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग की मांग के आधार पे की गई थी। और ये सारी चीज़ें चार्ल्स बिरला का प्रस्ताव बना था, जिस पे 1892 का ये एक्ट आया था। अब आइए अगला। और अब देखिए किस तरीके से एक कॉन्टिन्यूटी में चलने लगा। अब 1909 का एक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का मतलब, मार्ले उस समय भारत सचिव थे, हमने आपको बताया, और मिंटो क्या थे, वो वायसराय या गवर्नर जनरल थे। वायसराय था, यानी मिंटो वायसराय था और मार्ले सचिव था। इन दोनों के सुधार के आधार पे 1909 का एक्ट आया। 1909 के एक्ट में एक जो प्रावधान था वो बहुत ही भयानक था। पहला क्या होगा कि केंद्रीय, दो हमने आपको बताया था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद। तो केंद्रीय में तो सरकारी सदस्यों की बहुमत थी, सरकारी सदस्यों की बहुमत, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत कर दिया गया। पहली बार प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत किया गया। ये इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। 1909 में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन शामिल किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे प्रांतीय विधान परिषदों में नियुक्ति की जाने लगी। और इसमें जैसे इसको गैर सरकारी सदस्य, मान लीजिए किसी भी 100 मेंबर हैं, एग्जाम्पल 100 मेंबर में अभी तक क्या होता था, मान लीजिए 80 सरकारी मेंबर थे जो कंपनी के शासन में करते थे, उनको उनकी मनोनीत होती थी, और 20 को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता था। लेकिन ये केंद्रीय स्तर पे मान लीजिए, और यही प्रांतीय विधान परिषद में भी होती थी। लेकिन अब प्रांतीय, मान लीजिए केंद्रीय में है तो प्रांतीय में क्या हो गया, प्रांतीय में अभी हो गया कि 100 हैं तो मान लीजिए 55 हो गए गैर सरकारी और 45 हो गया सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी। तो इस तरीके से देखिए 55 क्या हो गया, ये प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एक सवाल ये भी आ जाता है कि 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन और 1909 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन था, इस प्रत्यक्ष निर्वाचन की एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। सांप्रदायिक, ये भी आता है कि मार्लो मिंटो सुधार, ये पूछ लिया जाता है सवाल में कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिस्टम जो है कब लागू, किसके द्वारा लागू होगा, तो 1909 का एक्ट आएगा या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा आएगा। इन्हीं दोनों के द्वारा ये चीज़ें आई। इसमें कहा क्या गया, इसमें ये कहा गया था, और ये शुरुआत में मुस्लिमों के लिए था। याद रखिए यही वो पहला आधार है जिसके द्वारा भारत में
सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। यानी भारत की सांप्रदायिकता, भारत में सांप्रदायिकता की जो शुरुआत है वो 1919 एक्ट या मार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार मुस्लिमों के माध्यम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आज के निर्वाचन प्रणाली में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि आज आप कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो उसके लिए वोट उस क्षेत्र का हर व्यक्ति डालेगा। जैसे वर्तमान में मान लीजिए रिजर्वेशन है, एससी सीट या एसटी सीट के लिए रिजर्वेशन है, तो मान लीजिए किसी लखनऊ क्षेत्र में अगर एससी सीट घोषित की जाती है तो लड़ने वाले जो प्रत्याशी होंगे वो सभी एससी होंगे, लेकिन जो वोट देंगे वो लखनऊ क्षेत्र में रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति देगा। ये हो गई सामान्य आरक्षण प्रणाली जो वर्तमान में लागू है। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता था कि उस क्षेत्र में लड़ने वाला यानी प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा, प्रत्याशी भी मुस्लिम, और जो वोटर है वोटर भी मुस्लिम। यानी कि मुस्लिम का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम ही कर सकता था। यह वह पहली भावना थी जो मार्लियामेंटो सुधार में 1909 के एक्ट के माध्यम से आई और इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के रूप में दिया गया, जिससे भारत में पहली बार जो है सांप्रदायिकता की बात की जाने लगी। ये इसके अलावा एक और मिला कि अब बजट पे वाद विवाद प्रस्ताव भी, पूरक प्रश्न, अभी तक क्या था केवल प्रश्न पूछने, अब बजट पे पूरक प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पारित करने और वाद विवाद का भी अधिकार दे दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा ओवरऑल 1909 के एक्ट तक आते आते किस तरीके से एक तरफ जहां भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की जाने लगी, किस तरीके से 1861 में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बाद से 2 सदस्यों के मनोनीत के बाद से 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बाद, 1909 में प्रत्यक्ष प्रणाली के बाद, 1809 में क्या कह रहे हैं आपको विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुत बात, धीरे धीरे एक तरफ जनता यानी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा, शासन में प्रतिनिधित्व दी जाने लगी, शासन में भागीदारी शामिल की जाने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फूट डालो और राज करो की नीति 1909 के एक्ट आ गया। यानी अंग्रेज़ों ने दोनों काम एक साथ किया। एक काम किया कि आपको अपने वह वर्ग जो आप को खुश करके अपने पास रख ले और ये कहे कि हम भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं, भारत के शासन के लिए काम कर रहे हैं, उस दिशा में भी काम कर रहा था। और दूसरा वह वर्ग जो उनके खिलाफ जो बन सकता था, माहौल बन रहा था आंदोलन का, उसको तोड़ने के लिए फूट डालो और राज करो की जैसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसी प्रणाली भी की। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो वो सिस्टम रहा है संवैधानिक विकास का, वो ड्रॉअर होता रहा है। और आप इसमें देखेंगे, यही मैं बार बार आपको बताना चाह रहा था कि ये सारे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो पूछ लिए जाते थे कि अप्रत्यक्ष प्रणाली कब शुरू हुई, प्रत्यक्ष प्रणाली कब शुरू हुई, कब जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू हुआ, कब लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व शुरू हुआ, कब खुले सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्या कह रहे हैं, अब प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रतियोग के माध्यम से भरा जाने लगा, या किस तरीके से को मार्लियामेंटो सुधार किया रहा है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो एक ड्रॉ आएगा, अध्यादेश की शक्ति आएगी। तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो भारत के संविधान का जो एक बैकग्राउंड है वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भिन्न भिन्न समय पे कैसे परिस्थितियाँ बदली, उस परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपने एक्ट्स को बदले, एक्ट बनाए और उसी के आधार के रूप में हम भारत के संविधान को स्थापित करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 2-3 एक्ट और बचे हुए हैं। 1909 तक का हो चुका है, 1919 बचा हुआ है, 1935 बचा हुआ है और 1947 बचा हुआ है। तो इस 3 एक्ट की जो है और कल हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।